है ना। 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ना, इंडो यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप। उसके बाद एक ये हम समझना चाहेंगे, और दूसरा क्या एस्पेक्ट हम समझना चाहेंगे कि इशू कहाँ कहाँ पर हम कोऑपरेट कर रहे हैं और किन किन एरिया में चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, जैसे इंडिया डेलीगेशन, ये किसने लीड किया था? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, और यूएससी की डेलीगेशन को हेड किया था वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने। देखिए क्या क्या चीजें थी। अगर कि इसमें मेनली हाइलाइट्स हमारी मीटिंग की क्या है, एक हमारा क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट एक मेजर इशू रहता है, तो हम ये बात कह रहे थे कि जो क्लाइमेट एम्बिशन है उसको इंक्रीज करना है। बीच में क्या हुआ था, पिछली प्रेसिडेंसी में यूएस की थोड़ा सा क्लाइमेट इश्यूज को बैक बर्नर पे रख दिया गया था, ठीक है, जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद अब वो दोबारा से री एनर्जाइज होने लगा। तो दोनों कंट्रीज है, हम री एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे ग्लोबल एफर्ट, ताकि जो हमारे क्लाइमेट एम्बिशंस हैं, मतलब कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो स्टेप्स है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव जो डोमेस्टिक एफर्ट्स हैं इनको हम मीट करेंगे और पब्लिकली, है ना, एक्सप्रेस करके, जैसे होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल। ये कंट्रीज खुद बताती है कि हम क्या कितना अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे हमने 175 गीगावाट्स बोला था रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, तो इंटेंडेड है, कंट्री खुद कह रही है कि हाँ मैं इतना करूंगा, उसको अचीव करना। फिर इसके बाद अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस कुछ चल रहे हैं, सबसे बड़ा इशू क्या है? यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो दोनों जब साथ में आए थे तो दोनों ने डिस्कशन करी थी कि एक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कमोडिटीज है उनके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें एनर्जी प्राइसेस है, इसके अलावा सप्लाई साइड डिसरप्शंस हो रही थी। क्यों? कुछ कंट्रीज है जहां पर वॉर हो रही है, सप्लाई साइड डिसरप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंट्री है उसकी साइड से डिसरप्शन हो रहा है, वहां से सामान हमारी तरफ नहीं आ रहा है, जहां से सप्लाई हो रही है तो उसको चेक करना, ठीक है, और कंट्री का इंटरेस्ट देखना। इसके अलावा कमिटमेंट जो हमारी एक सेंट्रल रोल, हम मल्टीलेटरल कोऑपरेशन चाहते हैं कि वर्ल्ड में आपस में ट्रेड कोऑपरेशन रहे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आजकल चल रहे हैं, स्पेशली जो वॉर चल रही है, ठीक है, ये क्लाइमेट के इश्यूज चल रहे हैं, वो रिड्रेस हो सके। इसके अलावा एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। यहां पर हम क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं? देखो दो चीजें होती है। पहले हम क्या करेंगे, जैसे MDBS, ये इंडिया बेसिकली क्या है, अब एक चीज देखो ना, क्या दो इश्यूज चल रहे हैं। एक तो पता है क्या होता है कि बैंकिंग में एक वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके पैरेलली ग्लोबल साउथ क्या क्वेश्चन कर रहा है? ग्लोबल साउथ ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसा बैंक, जैसे हमने ब्रिक्स बैंक बनाया है, तो ब्रिक्स बैंक क्या है कि वो जो चैलेंज हो, मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू चैलेंज दी हेजिमनी ऑफ द वेस्ट, ऐसे कहा जाता है कि जो वेस्ट है ना, यूरोपियन कंट्रीज है, इन सब का कंट्रोल कुछ इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा है, उसको चैलेंज करना। और फिर दूसरी बात हम क्या कर रहे होते हैं कि जो मल्टीलेटरल डेवलप, अब और भी अलग अलग बैंक्स बन रहे हैं मल्टी, हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें भी हमको एसेस मिले। जैसे जापान है, जापान का बैंक रहेगा, ADB है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज ने भी उसको बनाया, तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो हम क्या चाह रहे हैं पर्सनली कि इंडिया को इनके एसेस मिले, यहां से हमको फाइनेंसिंग, और स्पेसिफिकली किन एरिया में हम फाइनेंसिंग चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अभी क्या बात हो रही है, क्लाइमेट इश्यूज को टैकल करने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, उसमें आपका ब्रिक्स बैंक भी आ जाएगा, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी आ जाएगा, वो सब उनको भी लेंड करना चाहिए क्लाइमेट इश्यूज के लिए, ठीक है। और दोनों हम प्लान कर रहे हैं कि कंटिन्यू करते रहे, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज मल्टीलेटरली भी, कि मतलब बहुत सारे लोग मिलके भी करेंगे, और बायलेटरल इंडिया और यूएस हमको साथ में आना चाहिए। हमने इक्वल डेट ट्रीटमेंट की बात करी थी, ये जो कमिटमेंट है डेट सस्टेनेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी, मान लीजिए बायलेटरल लेंडिंग, हम लोन दे रहे हैं, फिर कितना पैसा टाइम से वापस करना है, कितना हुआ है, तो इसका एक क्लोज कोऑर्डिनेशन, है ना, इंडिया और यूएस आपस में चाह रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सटेंडिंग फेयर एंड इक्विटेबल डेट ट्रीटमेंट, जो भी कंट्री स्ट्रेस में है, कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाती है कंट्री, वो सिचुएशनल होता है। मान लो वॉर भी एक रीजन हो सकता है, प्राइस राइज भी एक रीजन हो सकता है। 1991 में क्या हमारे साथ क्या हुआ था कि जैसे ये बात कहते थे ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना हमारा खर्च हो रहा है। तो खर्च अगर ज्यादा हो रहा है तो बचे नहीं डॉलर्स,
तो हमने IMF की हेल्प ली थी। तो एक बेसिक बात क्या होती है कि अगर कोई डेट डिस्ट्रेस फेस कर रहा है, कि डेट लिया किसी कंट्री ने, जैसे श्रीलंका की हालत हुई थी कि डेट लिया है, अब वो डिस्ट्रेस में, तो उस टाइम पर एक फेयर और इक्विटेबल डेट ट्रीटमेंट देना चाहिए कंट्रीज को। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उस कंट्री को फिर एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, कि अगर ओवरऑल सिचुएशन ही खराब है, सिनेरियो ही खराब है, तो उस टाइम पर हम कंट्रीज को इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा G20 कॉमन फ्रेमवर्क है ना, इसमें डेट ट्रीटमेंट की बात हो रही है। देखो ये क्या है, बेसिकली जब हम दोनों मिले थे तो हमने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे ही बात करी थी, ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स इसमें इकोनॉमी के रहेंगे। तो एक यहाँ पर कॉमन फ्रेमवर्क डेट ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने रिट्रेट किया था कि हम जैसे G20 है तो इसके अंडर कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट इसको रखेंगे, जिसमें क्या होगा, एक प्रिडिक्टेबिलिटी की बात, कि कितने टाइम में ऑर्डरली और कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे लोन वापस किया जाए। इसके अलावा एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाने की बात। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि $100 100 बिलियन हर साल 2025 तक हम लोग अपने पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ना ये देने की बात, बेसिकली मोबिलाइज करना है इतना पैसा। और इसमें यहाँ मीनिंगफुल मिटिगेशन होना चाहिए कि मान लीजिए किन एरियाज में वो पैसा खर्चना है, ये ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिवली बताया हुआ होना चाहिए। फर्दर कंट्री ने डिस्कस किया था म्यूचुअल कोलैबोरेशन की, जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑफशोर टैक्स इवेजन की बात होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए इंडिया है ना, इंडिया के लोग बाहर जाके टैक्स को इवेड करते हैं। होता कैसे है, जैसे हम ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, क्या धन काला हो जाता है, बेसिकली इंसान ने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ना, लॉन्ड्रिंग क्या होता है, धोना। तो एक तरह से कि ब्लैक मनी को धो के व्हाइट कर देना, तो बोलने का तरीका है। असल में क्या हो रहा है कि टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए कुछ पैसा है ना किसी कंट्री के पास, हम क्या कोशिश करें, मान लो वो पैसा, जैसे इंडिया से कुछ पैसा फॉरेन ले गए, जैसे कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी बाहर गई, वो दो कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है कई बार। मतलब कि अगर उस कंट्री में टैक्स दे दिया है तो हमारी कंट्री में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंट्रीज होती है टैक्स फ्री, तो अब क्या करते हैं कई लोग, उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी कर दिया है ना, और शो ये कर रहे हैं कि हमने उस कंट्री में टैक्स दे दिया, वो कंट्री टैक्स फ्री है, ठीक है। उससे क्या हो गया, तो उनको टैक्स नहीं पड़ेगा। तभी तो अगर आप देखो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया में आ रहा है इतना, ज्यादातर किन कंट्रीज से होता है, सेशल, कितनी छोटी सी कंट्री है, ठीक है, आइलैंड नेशन है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ है कि ताकि एटलीस्ट लोग आए। तो इंडिया की कई कंपनीज ने अपना वहां पे ऑफिस खोला होता है और ऐसे शो करते हैं कि बाहर से पैसा दे रहे हैं। तो ये मतलब तरीके हैं टैक्स इवेजन के। ना एक तरीका होता है कि हवाला, हवाला सुना है आपने, कि हवाला के थ्रू ट्रांसफर करे पैसे, ये कैसे होता है हवाला। तो दो लोग हैं, एक US में है, एक इंडिया में है, ठीक है। तो क्या किया, मान लीजिए ये सब एकदम ट्रस्ट पे चलता है, विश्वास पे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने US से 1 करोड़ रुपए पहुंचाना है, तो नॉर्मली टैक्स टूस देंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा। आप क्या करोगे, इस इंडिविजुअल से बात करोगे, भाई साहब मैंने 1 करोड़ US पहुंचाने हैं, ठीक है, और इसकी एक फीस है, ठीक है, ये फीस आपसे लेगा। उसके बाद ये अपने भाई को फोन करेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके एक बंदा आएगा, उसको आपने 1 करोड़ दे देना है। ये उसको बता देगा, एक कोई कोड रख देंगे, जैसे नीला तोता, ठीक है। तो अब जो बोलेगा कि नीला तोता, उसको 1 करोड़ रुपए दे देने, बस, ठीक है, बस हो गया ट्रांसफर। कोई टेरिटरी बाउंड्री चेंज हुई है ना। ये बंदा US में था, इसके पास 1 करोड़ थे, ये उसने किसी को दे दिए, और ये बंदा इंडिया में था, इसने वो पैसे ले लिए। चल कैसे रहा है, अब कोई इंडिया वाला भी होगा, उसने ना वहां पे कोई बंदा होगा, उसने इंडिया भेजना होगा ना, तो फिर उसके बाद ये इधर पैसे देगा, अब कोई और नया कोड हो जाएगा, हरा बंदर, ठीक है, जो हरा बंदर बोलेगा उसको ½ करोड़ देना है, बस। तो टेरिटरी इतना चेंज हुई और पैसा इधर से उधर हो गया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन चलती है, इलीगल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कोई इंडिविजुअल बाहर ले गया पैसा, और उसके बाद फिर अब वो वहां से पैसा, जहां पर वो ये शो कर रहा है मैंने अपनी कंट्री में दे दिया है टैक्स,
और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, फिर इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली मैं क्या करूं, अगर अपना पैसा फॉरेन भेज के दोबारा से अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करवा दूं, वो एफडीआई दिखा दूं, इस तरीके से लोग क्या करें। बेसिकली जो ऑफशोर टैक्स इवेजन हो रही है, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपस में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और अगर इस तरीके से कोई इवेड कर रहा है टैक्स, उसको बचाना है। उसी तरीके से जैसे हमारे फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ये बनाने की बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि दोनों एंगेज करेंगे। इसमें जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, इसको ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए, और जो इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम कि दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये चीज भी देखी जा रही है ना कि टैक्स, इस तरह का जो पैसा है ना, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए काफी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि दोनों का, जैसे इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप, ठीक है, किन किन इंस्टीट्यूशन में हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और किन किन एरियाज में हम दोनों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो मेन थीम है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है। तो अगर हम देखें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है हम दोनों की, ठीक है, किन बेसिस पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, हमारी शेयर्ड वैल्यूज, इसमें कमिटमेंट है डेमोक्रेसी, और इसके अलावा रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को हम दोनों फॉलो करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉज है, रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसमें अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट है कि ग्लोबल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए लोग हम काम कर रहे हैं। किन किन एरियाज में? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, दोनों लोग काम कर रहे हैं, है ना। यूएस, हम दोनों कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक ग्लोबल, लीडिंग ग्लोबल पावर बनने की कोशिश, ठीक है। और अभी पार्टनरशिप आप देखो, कई इंस्टीट्यूशंस में हम आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे क्वाड है, ठीक है, जो इंडियन ओशियन रीजन है उसको सेफ बनाने के लिए क्वाड चल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की इमरजेंस एक लीडिंग ग्लोबल पावर की तरह हो रही है, और एक वाइटल पावर की तरह, स्पेसिफिकली किस एरिया के लिए? इंडो पैसिफिक। क्योंकि अब ना फोकस सब लोगों का इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है ना। इंडो पैसिफिक, इंडिया का जो इंडियन ओशन रहेगा, और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, क्योंकि कनेक्टिविटी, ट्रेड इस एरिया में बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस भी आप देखो, जैसे क्वाड है, ठीक है, कौन कौन है क्वाड में? यूएस, इंडिया और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम लोग सब इस रीजन पे वर्क कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना। साइड में साउथ चाइना सी है, तो चाइना वाला इशू भी चल रहा होता है। इसके अलावा ट्रेड रूट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। इस वजह से बार बार सबके ध्यान में है, तभी यूएस अपना पाइवट टुवर्ड्स एशिया, ठीक है, एशिया की तरफ अपना ध्यान फोकस करना, पाइवट करना। तो अगर हम देखें कि हमारे रिलेशनशिप, जैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, 2021 में इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखो तो 157 बिलियन था, तो एक बहुत है ना, इसको रिकॉर्ड हाई हम कहते हैं कि ऊपर उठ गया था। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक्सपोर्ट मार्केट इस एरिया में रहेगी। फर्दर अगर हम बात करें, अमेरिका है, ये वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिसके साथ ट्रेड सरप्लस है। जैसे चाइना के साथ हमको इशू है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि सामान खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ओवरऑल पैसा उस देश में जाता है। अगर देखेंगे, चाइना को पैसा ज्यादा जा रहा है, चाइना से हमको कम पैसा आ रहा है। लेकिन यूएस में अगर आप देखो तो एक सरप्लस चल रहा है, ठीक है। यूएस डॉलर 38.2 बिलियन ये सरप्लस है, मतलब इतना पैसा ज्यादा हमको आता है, हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डॉलर में हमको बेनिफिट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी कंट्री, किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड अगर सरप्लस में हो, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे के साथ तो हम चाहेंगे ही नहीं कि पंगा हो, ठीक है। बट अभी अगर हम चेंजेस देखें, चर्निंग हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर की, देखो ना क्यों इन इश्यूज। नॉर्मली देखें, इंडिया यूएस सही चल रहा था रिलेशनशिप, फिर इशू क्या हो रहा है ना। जब से ये ना वर्ल्ड ऑर्डर की शिफ्ट की हम बात करते हैं ना, कि जब से सोवियत यूनियन है, ये मतलब खत्म हो गया, ब्रेक हो गया था, है ना। जब से ये कोलैप्स किया, उसके बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया था? ऐसा कहा जाता है यूएस, यूएस का कंट्रोल, यूएस की हेजेमनी बढ़ गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे सिनेरियो जैसे चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड, आप देखो यूक्रेन, है ना, जैसे जैसे, अब पहले क्या होता था, बायपोलर वर्ल्ड बोलते थे। बायपोलर का मतलब एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए, फिर वो ब्रेक कर गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ और कंट्रीज भी बढ़ी। तब एक टाइम पे हम कह रहे थे कि यूएस हैड दी हेजेमनी, यूएस सिंगल पोल, यूनिपोलर हो गया था।
अब हम क्या बोलते हैं, अब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, मतलब और भी इकोनॉमीज है जो खड़ी हो रही है पैरेलली, जिसमें चाइना एक बड़ा नाम है। ठीक है, एक तरफ रशिया पोल बनने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ चाइना पोल बनने की कोशिश कर रहा है, तो अब हम वर्ल्ड को क्या कह रहे हैं, मल्टीपोलर। ठीक है, तो इसमें चाइना, मिडल ईस्ट, इंडिया, है ना, ये अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज है, तो अलग अलग कंट्रीज सामने आ रही है, और फिर इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब जैसे अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इससे भी जो रिलेशनशिप है वो क्वेश्चन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस टाइज ना चेंजिंग टाइम में क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रशिया है ना, जैसे हम कहते हैं कि रशिया अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है यूक्रेन में, है ना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। फर्दर अगर आप देखो चाइना, है ना, इसका सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हम कहते हैं अपने नेबर्स के साथ। इसमें क्या होता है कि मतलब ये एक टर्म यूज की जाती है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स ना, मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई काम करना हो जो गलत है, ठीक है, तो इमीडिएटली आप उसको करोगे तो वो ऐसा हो जाता है कि यार इस बंदे ने तो गलत कर दिया। ठीक है, बट अगर हम ये चीज देखने की कोशिश करें कि ऐसा ऐसा किया जाए कि थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर चाइना किसी कंट्री को जबरदस्ती फोकस करता है कि आप अपना एरिया हमको दे दो, ठीक है, देना पड़ेगा, तो क्या वो कंट्री देगी, है ना, और अगर वो करता है ऐसा फोर्स, तो उस टाइम पर बाकी इंस्टीट्यूशंस उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे स्टेप्स में करे, अब जैसे अभी क्या है, बहुत कंट्रीज है जिसे डेट ट्रैप बोलते हैं। एक तो डेट होता था, ये क्या है, डेट का ट्रैप। ट्रैप क्यों है कि थोड़ा थोड़ा करके पहले इंडिविजुअल को फंसाया, बाद में वो इंडिविजुअल दे तो पाएगा नहीं डेट, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो हाँ, चाइना को कई जगह पर वो जो टैक्टिक्स है उसको सलामी स्लाइसिंग कह रहे हैं। ठीक है, कि अपने नेबर्स के साथ ये पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो गरीब कंट्रीज है। इसके अलावा तो इसीलिए ना टर्बुलेंट टाइम्स है, इसलिए इंडो यूएस पार्टनरशिप इनको भी, जैसे है तो ये ट्रबल्ड वाटर्स में है। क्यों, आप इस चीज को देखो ना, पहले यूएस ने पाकिस्तान को हेल्प किया, ठीक है, कारगिल वगैरह जैसे वॉर हुई थी पहले, उस टाइम पर वहां जेट पाकिस्तान के पास पहुंचे हुए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी यूएस हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, बीच में ऐसा भी हुआ है कि चाइना और रशिया नजदीक आ रहे हैं, और रशिया पाकिस्तान के नजदीक हो रहा है। आप समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, इंडो यूएस रिलेशनशिप, वो ट्रबल्ड वाटर्स में है। ठीक है, आजकल जैसे हम देख पा रहे हैं थोड़ा यूक्रेन में जब हमने स्टैंड लिया है, उस वजह से हमको मतलब इंडिया रशिया रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बट वही विद टाइम चीजें चेंज होती है। तो वही इंडिया और यूएस किन एरियाज में, इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है ना कि जब ये प्रश्न उठता है कि भाई है भी हमारे बीच में रिलेशनशिप अच्छे की नहीं है, तो फिर कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, ये बता के कि इंडिया और यूएस किन एरियाज में कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो इंडिया और यूएसए अभी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूनाइटेड नेशन है, दोनों साथ है, G20, ठीक है, G20 ऑर्गेनाइजेशन है मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इवन G20 प्रेसिडेंटशिप, तो कहीं ना कहीं इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान, एक रीजनल फोरम, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और यूएस क्लोजली एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहा है, बायलैटरल मीटिंग्स होती है ना। जब हम यूनाइट ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, 2 ईयर टर्म हुआ था, तो वहां पर हमको यूएस की तरफ से सपोर्ट मिला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब हम बात करते हैं, तो यस, यूएस भी बैक कर रहा है। ठीक है ना, इवन रशिया भी अभी बैक करने की बात हो रही है। तो यही हम ये जो चेंज कह रहे हैं, तो यस वी आर कोऑपरेटिंग। अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ यूएसए ने साथ में मिलकर क्या क्वाड बनाया है, और क्वाड हम किस बात के लिए बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं टुवर्ड्स अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि हम मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, बट देखो ये औरों का पर्सपेक्टिव है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम एक पीस कोऑपरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस एरिया से पायरेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रेड को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है,
ठीक है। इंडिया इसका भी है ना, वन ऑफ द 12 जो कंट्रीज है जो पार्टनर कर रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA हम कहते हैं। इसमें क्या है कि इंडियन ओशन के चारों तरफ जो भी कंट्रीज है ना, उनको इंक्लूड करा जाता है IORA के अंडर। इसमें यूएस डायलॉग पार्टनर है, ठीक है, यूएस भी इंक्लूडेड है, वो भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये अकेली वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में। कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूएस है ना, 2021 में यूएस ने ज्वाइन किया था ISA, हेडक्वार्टर ये इंडिया में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें भी हम दोनों साथ हैं। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करता है इंडिया का इमरजेंस लीडल ग्लोबल, एक हम पावर की तरह आगे आ रहे हैं, तो ये हमको सपोर्ट कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, जैसे हम कह रहे हैं ना, हम दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए, ठीक है, ताकि इस एरिया में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी बढ़े, जैसे क्वाड है। तो इन एरिया, तो कहीं ना कहीं हम दोनों, इंडिया और यूएस, है ना, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है ना, वो न्यूसेंसेस इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। अगर हम देखें तो एक जो इंडो रशिया रिलेशनशिप है, जब ये स्ट्रांग हो रहा है, और ये एक मतलब नया फैक्टर नहीं, पुराना फैक्टर है, इसमें इश्यूज चलते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट क्या चल रहा है, जो क्रूड ऑयल सप्लाईज हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा डिफेंस रिलेशनशिप है ना, वो टाइम मेमोरियल से बड़ा स्ट्रांग है। इसमें क्या हुआ था, जब ओबामा जी नहीं आए थे, तो वो रिपब्लिक डे की परेड में बैठे थे, है ना, और वहां ऐसा वो ना रिपब्लिक डे वाला कह रहा था, इट्स मतलब बड़ी आयरनी जैसी बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट और सामने टैंक सारे रशिया के चले हुए हैं रशिया के टैंक्स थे जो सलामी दे रहे थे, ठीक है ना। तो और इंडो रशिया जो हमने साथ में कोऑपरेशन करी हुई है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, वो हम शोकेस कर रहे हैं। इसके अलावा काटसा, काटसा में क्या है, ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये अमेरिका की एक एक्ट है। इसमें वो क्या करते हैं कि जो भी एडवर्सरी अमेरिका का हो सकता है उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, है ना। जैसे अब इंडिया को इसके लिए ये बड़ा ऐसा कहा जाता है, वेवर मिला है हमको। जैसे S-400 ट्राइम मिसाइल थी ना, S-400 जो मिसाइल्स हमने लिए, ये क्या है, ये जैसे मिसाइल सिस्टम है, जैसे कोई एंटी एयर वो होता है ना, एयरक्राफ्ट है या फिर कोई मिसाइल फेंके उसको खत्म करने के लिए, ये डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से लिया। वैसे हम अपना भी बना रहे हैं, बट इनका ज्यादा एडवांस्ड है, तो ये हमने खरीदा था। तो नॉर्मली अगर कोई और लेता तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा रहा था। इवन हम पे भी अमेरिका ने बात करी थी सैंक्शन लगाने की, बट फाइनली क्या हुआ था, फिर हमने आपस में डिस्कशन करा, तो उन्होंने हमको एक वेवर दिया है। मतलब क्योंकि हम ऐसे थे, भाई देख हमने लेना तो है ना, अब तुम बताओ तुमने क्या करना है। इस तरीके से जब बातचीत हुई तो आपस में कोऑपरेशन हो गया था। लास्ट में अमेरिका मान गया था कि कोई बात नहीं, बोले ये वाला ले लो और आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। नहीं तो नॉर्मली अगर कोई इस तरीके से खरीदता मिसाइल, उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। सैंक्शन जैसे ईरान पे लगे थे ना, कि मतलब इनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, जो है कोई ट्रेड करेगा तो अमेरिका उसके साथ अपनी रिश्तेदारी तोड़ देगा, ट्रेड नहीं करेंगे उसके साथ, इस तरीके की चीज, वो सैंक्शन लगाना होता है, तो नहीं लगा था। फर्दर जैसे चाइना के साथ कोऑपरेशन है, ठीक है। तो इंडिया के साथ अगर हम देखें, है ना, तो यूएस की पॉलिसी के प्रिज्म के थ्रू अगर हम देखते हैं, जैसे ये इंडिया यूक्रेन, ये यूक्रेन वाला इशू चला है, तो कहीं ना इससे भी बीजिंग का भी एक जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। कई जगह पर बीजिंग के साथ हमारा कोऑपरेशन हो जाता है, और यूएस और बीजिंग ट्रेड वॉर कर रहा है, ठीक है। ट्रेड वॉर शब्द हम यूज करते हैं। ट्रेड वॉर में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मतलब ट्रेड इश्यूज चलते हैं। जैसे चाइना क्या करता है, कई बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है। अब नहीं कर पाता, पहले चाइना क्या करता था, जैसे मान लो अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देगा, उससे क्या होता है कि जो मटेरियल है, जैसे कॉस्टिंग होती है, उनको ओवरऑल जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि चाइना ऐसा इसलिए भी कर सकता है कि चाइना एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने कई ऐसी जगहें बनाई है, शेंजन उन्होंने बनाया हुआ है, कि वहां पर क्या वो बनाए एक्सपोर्ट के लिए। तो इंडिया भी कर रहा है, इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना रहा है, मतलब कुछ ऐसी जगहें जहां वो बनाई सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, वहां पे जो बनेगा वो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो वही है, जब रिलेशनशिप चाइना के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग, और एक चीज अगर हम समझे ना, इंडिया चाइना का इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस एडवर्सरी है, बीच बीच में हम करते रहते हैं बाइकआउट चाइना, बट क्या बाइकआउट करते हैं, चाइना के दिए, है ना, वही चीज बाइकआउट हो रही है, दिवाली में वही पटाखे नहीं जलाएंगे। बट और नॉर्मली आप देखो, ये जो लैपटॉप्स है ना, ये जो मोबाइल फोन्स है, इतनी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब आ रहा है मेड इन चाइना, है ना, ठीक है, स्क्रीन वगैरह सब चाइना से आ रहा है। अगर हम टैरिफ की बात करें, टैरिफ इम्पोजिंग 2018 में यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिया था स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर, 10% टैरिफ इन्होंने एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे लगा दिया था, बड़ा दिक्कत हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच, इशू हो गया था। इंडिया ने रिट्रेट किया जैसे जून 2019 में, हमने भी टैरिफ बढ़ा दिए थे 28 प्रोडक्ट्स में, है ना, $1.2 बिलियन यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। फिर इसके जब इम्पोजिशन हुई थी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे यूएस ने वहां पर डिक्लाइन किया, और ओवरऑल जब एक्सपोर्ट हुआ था उनको भी इशू लगा, बाद में वो सेटल कर दिया। बट ये टैरिफ इश्यूज ये बीच बीच में उठते रहते हैं। इसके अलावा एक जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, हम क्या बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत है, इसको हम तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, बट लोग इसको प्रोटेक्शनिज्म की तरह क्वेश्चन करते हैं, है ना। प्रोटेक्शनिज्म क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये कैसे अप्लाई होता है कि कुछ कंट्रीज है, जब वहां पर जैसे इनिशियली ना किसी कंट्री में नई अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है, देखो नेसेंट इंडस्ट्रीज जो होती है वो सबके साथ नहीं compete कर सकती, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे छोटा पेड़ होता है ना, छोटे पेड़ को जब उगाना होता है तो कैसे करेंगे, दिन को धूप लगाई, रात को अंदर ले आए, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करते। या बाहर लगा हुआ है उसके चारों तरफ वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का कुछ बना देंगे, ग्रीन हाउस बना देंगे, या उसको दिन को ढक के रखेंगे, रात नहीं रात को ढक देंगे ताकि पाला ना पड़े। बेसिकली हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, कि जो इनिशियल पीरियड है वो उसको ग्रो कर जाए, एक बार वो स्ट्रांग हो गया फिर वो कॉम्पीट कर सकता है, फिर वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है। तो इसी तरीके वो प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत कंट्रीज ने पहले ये अप्लाई किया था। ऐसा कहा जाता ना कि जब यूरोप डेवलप हुआ था तो यूरोप ने अपने आप को डेवलप में होने के लिए प्रोटेक्शनिज्म यूज किया था। बाहर का जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे बीएमडब्ल्यू आ रही है ना, बीएमडब्ल्यू ऐसी ऐसी गाड़ियां महंगी, हार्ले डेविडसन आ रहा है, अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आना चाहती है हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं ताकि हमारे देश की इंडस्ट्री बर्बाद ना हो, ठीक है ना। नहीं तो अब मान लो हार्ले डेविडसन की बाइक मिलने लग जाए बुलेट के प्राइस पे, तो कोई बुलेट क्यों ले, है ना, ये क्यों ले वो ना ले, है ना, वही बात है। क्यों, तो हम क्या करते हैं उस पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं ताकि चीज महंगी हो जाए। तो ऐसा ही हो रहा है, हम अपने सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं और बाहर वाले बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, प्रोटेक्शनिज्म से क्लोज मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो वो कह रहे हैं यूएस ये बात कह रहा होता है कि इंडिया कोशिश कर रहा है अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का, और एक बार ये स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बाय फोर्स अपने पास ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जेम्पशन है यूएस के द्वारा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, अगर हम इसकी बात करें, जून 2019 में आया था कि यूएस ने डिसाइड किया था कि जो ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ना पहले दिए जाते थे ना, जो जीएसपी परफॉर्मेंस के प्रोग्राम के बेसिस पर हम लोग स्पेशल ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कुछ चीजों के लिए हमारी ना, तो अब वहां पर वो क्वेश्चन किया था, तो स्पेशल ड्यूटी ट्रीटमेंट जो था 5.6 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट्स, है ना, ये यूएस के ये हटा दिए गए थे। इससे क्या हुआ, जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे ना, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हो क्या रहा था, क्योंकि अमेरिका ने ड्यूटी फ्री किया था इसलिए हमारा सामान बिक रहा था। होता क्या है ना, कुछ चीजों में ना डेवलपिंग कंट्री को कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। एक चीज समझो ना कि जब हम मास प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को तो क्या वो चीज सस्ती पड़ती है ना, अगर मैं ज्यादा बना रहा हूं तो सस्ता पड़ेगा, या मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मेरे को सस्ता पड़ेगा। कंपैरेटिवली वही चीज कोई और बनाए उसको महंगा पड़ जाएगा। तो क्या होता है, हमारी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती या द लेटेस्ट एस्पेक्ट्स हमारे पास नहीं है, उस वजह से कई बार हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो उसको कॉम्पिटिटिव रखने के लिए कुछ चीजों में, और यूएस का भी ऐसा था, ऐसा होता है जो चीजें उनको चाहिए होती है, ये मतलब गिव एंड टेक वाली बात है। अगर ऐसे देखो, जैसे जो लोग क्रिटिसाइज करते हो क्या बोलते हैं, उन चीजों को ड्यूटी फ्री बनाया हुआ था जो चीजें उनको चाहिए थी। जैसे इंडिया का फार्मास्यूटिकल जेनरिक फार्मा, जेनरिक क्या होता है,
जैसे दवाइयों में कुछ दवाइयां, एक दवाई होती है पेटेंटेड, देखो दवाई तो दवाई, ठीक है, जब पहली बार कोई बनाता है उस पे पेटेंट लेता है वो, ठीक है, इस दवाई, क्योंकि पेटेंट के टाइम पे फील्ड ट्रायल्स करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसके बेसिस पर आप दवाई का फाइनली आपको कि हाँ ये दवाई आप बेच सकते हो। तो इंसान 20 साल तक वो दवाई खुद ही बेचेगा, वो औरों को नहीं अलाउ करेगा। उससे क्या होता है कि जो खर्चा उसका डेवलपमेंट में हुआ था वो वापस आ जाएगा। लेकिन 20 साल के बाद कोई भी उस दवाई को बना सकता है, ठीक है, 20 साल तक हम मानते हैं कि उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो 20 साल के बाद फिर इंडिया वाले रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसी दवाई बना लेते हैं। बेसिकली क्या करना है, बस वैसी गोली बनानी है। वो क्या देखेंगे, उसको खोलेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, ऐसा बस बिल्कुल सेम बना दो, चाहे वो कैसे भी बना दो। तो हम एक इजी तरीका बना लेते हैं और वो जेनरिक बोलते हैं फिर उसको ना। तो जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है, ठीक है। तो कई ये भी क्वेश्चन कर रहे होते थे कि जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही, बट ओवरऑल इशू समझे तो इशू क्या है कि हमको कुछ चीजों में टैक्स फ्री किया हुआ था, है ना, टैरिफ फ्री, और फिर उसके बाद ये अचानक से वो बढ़ा दिया। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान में देखें तो यहाँ पर यूएस की पॉलिसी अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है अफगानिस्तान के साथ। यूएस, ऐसा कहा जाता है यूएस ने तालिबान पैदा किया, बाद में हम लोग तो ये चाह रहे थे ना कि तालिबान ओवरऑल खत्म ही कर दो, बट नहीं हो पा रहा। यूएस ने क्या किया, बैक टाइज, बैक चैनल्स के थ्रू तालिबान से बात करनी शुरू कर दी, और फाइनली क्या, तालिबान को आने में हेल्प भी कर दी। कि उससे क्या कि एटलीस्ट यूएस, तो देखो यूएस तालिबान का रिलेशनशिप ठीक है अगर आप ऐसे समझो, और उससे फायदा क्या हो रहा है, यूएस को क्या चाहिए अफगानिस्तान से, रिसोर्सेज, वो मिल रहे हैं अभी भी। जैसे हम बात करते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान को, या इतना ये जो टैंक वगैरह, इतना सामान अफगान फोर्सेस को जो अमेरिका ने बेचा है, ठीक है ना, वो चल रहा है, अमेरिका है ना, अमेरिका तो वो अपने रिसोर्सेज से वापस पे कर रहे हैं। होता ना कि नहीं पे किया जा रहा है, ईएमआई पे ले लो, है ना। तो अमेरिका का इतना सारा सामान है, वापस थोड़ी लाना था उन्होंने, सब वहीं बेच दिया हुआ है, सब ईएमआई पे दे दिया अफगानिस्तान में। तो लंबे टाइम के लिए अफगानिस्तान एक तरह से कह सकते हैं डेट ट्रैप में है यूएस के, ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। जैसे कई थे उस टाइम पर भी जब यूएस अटैक कर रहा था, तो बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ठीक है आप डेमोक्रेसी के लिए गए तो हो, बट आपने कितनी डेमोक्रेसी फैलाई, और दूसरा कितने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे वो भी तो बताओ, और उसका एक परसेंटेज अफगानिस्तान को तो दो। ये भी बहुत लोग क्वेश्चन करते थे। फिर अभी, है ना, अगर हम देखें आगे कैसे चलेगा, ये चीजें सेटल क्यों हो जाती है। जैसे देखो अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो यूक्रेन को इतनी हेल्प जा रही है, तुम्हें क्या लगता है फ्री में जा रही है डेमोक्रेसी के लिए? कुछ तो वापस लेंगे वो यूक्रेन से। अब क्या यूक्रेन दे रहा है बेनिफिट्स, है ना, वो अभी बाहर थोड़ी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना, अपनी माइंस बेच रहा होगा अभी, और क्या अचानक से यूक्रेन के पास इमीडिएटली होता है कि अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ही बेच सकती है ना कंट्री, तो अचानक से यही होता है। तो सस्ते में एक्सप्लॉइट हो रहा होगा वो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर रहा है, और उसे, है ना, सामान खरीद रहा है, फ्री में तो कोई नहीं दे रहा ना यार, वही चलता है। तो अगर हम देखेंगे एक रिलेशनशिप है इंडो और यूएस का, है ना, उसमें आगे वे फॉरवर्ड किन एस्पेक्ट्स में हम काम कर सकते हैं। अगर हम इंडिया को देखें, हमारे पास अनपैरेलल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन, जनता, ठीक है, तो उसका यूज हो सकता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में। क्योंकि अभी भी देखो यूएस के ज्यादातर फर्म्स जितने भी है कौन हेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते इंडियन ओरिजिन या इंडियंस, है ना, वो लोग हेड कर रहे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी जायंट्स वगैरह रहेंगे। तो इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज है, जैसे हमारे इंडिया की फर्म्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना, मैन्युफैक्चरिंग, अभी ये बात भी बहुत चल रही है। शुरू में क्या होता था सिंपली कि आप टेक्नोलॉजी बेचो, जैसे पहले हम क्या कह रहे हैं, जैसे राइफल खरीद रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी साथ में दो ताकि हम राइफल बना भी पाए, ठीक है। जब ट्रेन्स आई थी, है ना, तो जब जापान के साथ हम ट्रीटी कर रहे थे, चाइना भी बोल रहा था, जापान भी बोल रहा था, दोनों के साथ बुलेट ट्रेन का चल रहा था। तो फाइनली जब जापान के साथ डील हुई तो उस टाइम पे ये भी था ना कि हमको सिखाएंगे भी वो, और यहाँ बनाना भी, मतलब एक तो चलाना करना वो सारी चीजें तो है, साथ में बनाना भी सिखाएंगे, मेड इन इंडिया हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेटेंट ही बता दे, साथ में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनमें बहुत सारे एरियाज में काम हम कर सकते हैं। फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें हम रिफॉर्म चाह रहे हैं। कैसे रिफॉर्म्स, जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
है ना, बहुत टाइम से इंडिया डिमांड कर रहा है एक सीट, ठीक है। कई लोग इसको भी बोलते हैं कि एक बार, है ना, हमको ऑफर भी हुई थी, उस टाइम हमने बोल दिया था कि चलो चाइना को पहले देना चाहिए, फिर हमको लगा था हमको तो मिल ही जाएगा, उसके बाद मिली ही नहीं अपॉर्चुनिटी, है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन चला हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो कहीं ना कहीं, है ना, हम दोनों अगर साथ रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आ सकते हैं। हम WTO में रिफॉर्म्स चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखो इश्यूज चलते रहते हैं, जैसे एक बार इंडिया US है, हम दोनों WTO में भी लड़े थे, ठीक है ना। ये जो सोलर पैनल्स का इशू था, उस टाइम पर हमारा पंगा हो गया था। तो ऐसा भी नहीं है, चलता रहता है। देखो बड़ी कंट्रीज है, इतने सारे एरियाज में काम कर रहे हैं, तो कुछ में अच्छा होता है, कुछ में दिक्कतें भी आती है, ठीक है। अगर हम देखें जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह तो हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे डिफेंस में है, जैसे डिफेंस पार्टनर्स होते हैं, तो हम इतने क्लोज स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब आ जाते हैं। अब ऐसा भी है कि US की सबमरीन्स चाहे इंडिया में डॉक कर सकती है, हम उनको हेल्प करेंगे, है ना। और काउंटर काउंटर वेलिंग हम अगर वहां जाते हैं, मतलब अगर हम US जाते हैं तो उनके वो भी हमको हेल्प करेंगे। कई बार जरूरत होती है ना, हमारी सबमरीन जा रही है, अब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, है ना, तो इमीडिएटली जाके वहां डॉक करके हेल्प ली जा सकती है। तो इस तरीके से तो यस, हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं अभी भी। डिफेंस में देखो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप होती है मेच्योर करेगी अलग अलग, उसमें जैसे देखते हैं ना मेजर पावर्स है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कन्वर्जेंस की जब हम बात करते हैं, वो तो टफ है, ठीक है, अभी हम वो नहीं सीख कर सकते। बट वही जो हम मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि आपस में, है ना, सबके साथ हम रिलेशनशिप रखें, इनके साथ भी कॉन्टिन्यूस बातचीत होती रहे, और जो डिफरेंसेस जहां पर आए उनको ठीक करके हम नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ चैनलाइज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि बस US, हर जगह पर ही इंडो US, मतलब जो आइडियोलॉजी है वो सेम रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक जो रशिया के साथ हमारी इंक्रीज अलाइनमेंट हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, तो इसकी वजह से एक ये यूक्रेन क्राइसिस, है ना, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट ही कर रहा है जो इशू था, जैसे हम रिलाई कर रहे हैं ना रशिया पे बैलेंस करने के लिए चाइना को। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन और एरियाज में भी हो रही है, इसको भी हमको थोड़ा काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट के हिसाब से इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेस गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ये US और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उनका नासा है, हमारा इसरो, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपस में को डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स भी हमने करे थे, ठीक है। स्पेस एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इंडिया और US आपस में काम कर रहा है। इस एरिया में हम दोनों अच्छा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चाइनीज आर्मी है ना, उनकी स्पेस कैपेबिलिटीज जो है, उसको जो कंसर्न, क्योंकि हम दोनों की कंसर्न म्यूचुअल है ना, दोनों चाइना को की जो बढ़ती हुई पावर है उसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, चाइना मतलब ये स्पेस रेस जो हम कह रहे हैं, तो वहां पर हम दोनों साथ आ सकते हैं। तो वही ना, म्यूचुअल कन्वर्जेंस के जो एरियाज है उन पे हमको काम करना चाहिए। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक लीडर की लीडिंग प्लेयर की तरह आ रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को, जिसे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो हम बन रहे हैं, एक ट्रू सेंस में हमको बनने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट करने की जरूरत है, और कोलैबोरेशन दोनों का आपस में बनाने की जरूरत है। हम ये बात कह रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है, स्पेसिफिकली जैसे IT सेक्टर में हम देख रहे हैं ना, जहां जहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही है वहां पर ग्रोथ लाने की जरूरत है।